नमस्कार। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 में अध्याय 9 को देखेंगे, जिसमें हमारा अध्याय का नाम है जन सुविधा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जन सुविधा है क्या। जन मतलब होता है लोग और सुविधाएं का मतलब होता है उनके लिए जो आवश्यक चीजें हैं उन साधन को उपलब्ध कराना। तो सरकार का प्रमुख उत्तरदायित्व होता है कि वह लोगों तक इन सुविधाओं और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करे और उन तक पहुंचाए। मनुष्य की आवश्यकता देखते हैं कि भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा आदि आवश्यक आवश्यकताएं होती है। तो इन सुविधाओं को इन तक पहुंचाना ही जन सुविधा कहलाता है। तो इस चैप्टर से हम महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। बाकी पीछे के अध्याय को आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे, यह है अमू और कुमार चेन्नई में एक बस से सफर कर रहे हैं। शहर के अलग अलग इलाकों से गुजरते हुए वह जल सुविधा को देखते जा रहे हैं कि उन शहरों में जल की सुविधाएं, जल की पूर्ति किस तरह होती है और लोगों को जल की आपूर्ति अच्छी तरह से होती है या नहीं। तो शहर को हम देखेंगे, यह है अन्ना नगर। यहाँ की सुविधाएं हम देखते हैं कि बहुत अच्छी खासी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति पाइप से कार को धो रहा है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जल का साधन यहाँ पर अच्छा खासा उपलब्ध है, जिसके कारण यह पानी का दुरुपयोग करता भी नजर आ रहा है। बाकी के शहर को भी आप देख सकते हैं, आपके पुस्तक में साफ दिखेगा। मणिपाक्कम, यहाँ देखिए पानी जो है गैलन में रखा हुआ है साइड में। सैदापेट, यहाँ पर अनेक तरह की जो पानी भरने के लिए डब्बे होते हैं वो सब रखा हुआ है यहाँ पर। ये मैलापुर है। अब हम इससे संबंधित प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, आपने ऊपर उल्लिखित 4 स्थितियों को देखा है। आप बताइए कि चेन्नई में पानी की स्थिति कैसी है। ये पेज आपको 108 में मिल जाएगा, अध्याय 9 पेज 108। तो पूछ रहा है कि चेन्नई में पानी की स्थिति कैसी है। तो हम इसके उत्तर में देखेंगे कि चेन्नई में पानी की स्थिति जो है अच्छी नहीं है। दूसरा, अन्ना नगर में पानी नियमित रूप से आता है। अन्ना नगर शहर को हमने देखा कि वहाँ पानी की सुविधाएं पर्याप्त रूप में उपलब्ध है, जबकि मैलापुर, मणिपाक्कम और सैदापेट क्षेत्रों में पानी की कमी है। प्रश्न 2 है, उपरोक्त वर्णन में से घरेलू इस्तेमाल की विभिन्न जल स्रोतों को चुनें। यह पेज 108 में है। तो विभिन्न जल स्रोत पानी कहाँ कहाँ से आता है। तो हम पहला नंबर देखेंगे कि नगर पालिका का जल, पानी के टैंकर, पानी की बोतलें और बोरवेल का पानी। अध्याय 3 में है, आपकी राय में सुब्रमण्यन और पद्मा के अनुभव में क्या समानता है और उनमें क्या अलग विभिन्नताएं हैं। ये भी पेज आपको 108 में मिलेगा। तो उन दोनों की भी समानता क्या है, सुब्रमण्यम और पद्मा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये दोनों ही पानी की कमी का सामना करते हैं। और दूसरा नंबर देखेंगे कि सुब्रमण्यन और पद्मा दोनों की ही पानी की आवश्यकता की पूर्ति बोरवेल द्वारा की जाती है। अब इनमें भिन्नताएं क्या है, अलग अलग चीजें क्या देखी जाती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सुब्रमण्यम के अपार्टमेंट में नगरपालिका 2 दिन में एक बार पानी उपलब्ध कराती है, जबकि पद्मा की बस्ती के नल में प्रतिदिन 20 मिनट के लिए पानी आता है। तो हमने यहाँ अंतर देखा कि सुब्रमण्यम के अपार्टमेंट में नगरपालिका जो है 2 दिन में एक बार पानी उपलब्ध कराती है, जबकि
पद्मा के यहाँ देखते हैं कि प्रतिदिन 20 मिनट के लिए वहाँ पानी आता है नल में। दूसरा देखते हैं भिन्नता। सुब्रमण्यन के अपार्टमेंट में बोरवेल का पानी खारा होता है, इसलिए वे इस पानी का प्रयोग केवल शौचालय और साफ सफाई के लिए करते हैं। जबकि पद्मा के इलाके में पानी की कमी होने के कारण लोग बोरवेल के पानी से नहाने, धोने और पीने के लिए प्रयोग करते हैं। हमने यहाँ देखा कि सुब्रमण्यम के अपार्टमेंट में खारा पानी आता है, जिसको शौचालय और साफ सफाई के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ देखते हैं कि पद्मा के इलाके में पानी की कमी है, लोग बोरवेल के पानी से नहाने, धोने और पीने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, देश के ज्यादातर स्थलों पर गर्मियों में पानी बूंद बूंद क्यों आने लगता है, पता लगाइए। ये पेज 108 में है। तो इसके उत्तर में हम देखेंगे कि गर्मियों के पानी की कमी के कारण क्या है। तो पहला नंबर देखेंगे कि गर्मी होने के कारण अधिकांश नदियां जो हैं वो सूख जाती है, जिसके कारण जल स्तर जो होता है नीचे गिर जाता है। दूसरा देखेंगे कि गर्मियों में पानी का उपयोग अधिक हो जाता है, जैसे कि नहाने के लिए डेली यूज करते हैं और आदि चीज़ों के लिए यूज किया जाता है, इसलिए नगरपालिका के पानी की सप्लाई कम हो जाती है। तीसरा देखेंगे कि बोरवेल के पानी का उपयोग बढ़ जाता है, जिससे भूमिगत पानी का स्तर गिर जाता है, यानी कि जो जमीन के अंदर के पानी का स्तर गिर जाता है। अगला प्रश्न है, क्या चेन्नई में सभी के लिए पानी का संकट है? सभी के लिए पानी का संकट है। क्या आप बता सकते हैं कि अलग अलग लोगों को अलग अलग मात्रा में पानी क्यों मिलता है? 2 कारण बताएं। तो इसके उत्तर में देखेंगे कि अलग अलग लोगों को अलग अलग पानी मिलने का कारण है 2 कि पहला नंबर देखेंगे, लोगों की आर्थिक स्थिति अलग अलग है। जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम हैं, यानी कि जिनके पास पर्याप्त पैसा है, वे बाजार से पानी खरीद सकते हैं, जबकि गरीब आदमी नगरपालिका के पानी की सप्लाई या बोरवेल के पानी पर निर्भर रहता है। इसलिए अलग अलग लोगों को अलग अलग पानी मिलने का कारण है। दूसरा, राज्य सरकार ने पानी के सुचारू वितरण के उचित कदम नहीं उठाए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जन सुविधाएं क्या होती है? जन सुविधा मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार पर क्यों होना चाहिए? ये पेज 112 में है। तो हम जन सुविधाओं में देखते हैं कि कुछ ऐसी सुविधाएं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है, आवश्यक है, जैसे कि पानी, पीने के लिए पानी, स्वास्थ्य, स्वच्छता, यानी कि हॉस्पिटल होना चाहिए, स्वच्छता का साधन उपलब्ध होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए, बिजली, परिवहन, विद्यालय और कॉलेज आदि इसमें आ जाएगा। मूलभूत सुविधाएं होती है व्यक्ति के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए। जन सुविधा सरकारी जिम्मेदारी, क्योंकि संविधान में जीवन के अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है वे देश के सभी नागरिकों को प्राप्त होता है, इसलिए जन सुविधा उपलब्ध करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। यानी कि हम देखते हैं कि कुछ गरीब तबके के लोग होते हैं जिनके पास इन सुविधाओं का अभाव रहता है, तो ऐसे में सरकार का क्या कर्तव्य है कि उन तक इन साधन को उपलब्ध कराए, उन तक पहुंचाए, ताकि वह अपना जीवन अच्छे तरीके से, खुशहाल तरीके से जी सके। जबकि उच्च वर्ग, अमीर वर्ग को देखते हैं तो वो पर्याप्त मात्रा में सभी आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं, आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी होती है। जबकि गरीब वर्ग के लोग में हम देखते हैं कि उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति निम्नतर होती है। तो ऐसे में सरकार का दायित्व है कि वो गरीब वर्ग और जिनकी आवश्यकताएं नहीं हो पा रही है, आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है, उन तक साधन सुविधाओं की उपलब्धता पहुंचाए। अगला प्रश्न है, सरकार कुछ जन सुविधाओं के लिए निजी कंपनियां का भी सहारा ले सकती है, यानी कि जो सरकारी कंपनी नहीं है, निजी कंपनी जो अपने अपने खोल के रखे हैं। उदाहरण के लिए सड़कें बनाने के लिए ठेके निजी कंपनियों या ठेकेदारों को भी दिए जाते हैं।
दिल्ली में बिजली के वितरण का काम 2 निजी कंपनी के हाथ में है, लेकिन सरकार को इन कंपनियों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इन सुविधाओं को सस्ती कीमत पर सभी लोग तक पहुंचाने का लक्ष्य को पूरा करने में कोई कसर ना छोड़े। ये पेज नंबर 112 में मिल जाएगा प्रश्न आपको। तो इसके उत्तर में देखेंगे कि निजी कंपनियां जन सुविधाओं की कीमतें इतनी ऊंची ना कर दें कि वे आम आदमी के पहुंच से बाहर ना हो जाए, यानी कि आम आदमी उसको खरीद ना पाए। जब कीमत ऊंची रहेगी तो गरीब तबके या वर्ग के लोग हैं जो इनको खरीद नहीं सकते हैं। दूसरा, आम लोगों को यदि सस्ती कीमत पर जन सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई तो एक सम्मानजनक जीवन नहीं जी सकेंगे, क्योंकि इन सुविधाओं को वो ले ही नहीं सकते। अगला प्रश्न है, अपने घर के पानी के बिल को देखें और पता लगाएं कि आपके इलाके में नगरपालिका जल की न्यूनतम कीमत क्या है। जो पानी आप यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसका बिल भी आपके यहाँ आता है। जैसे कि बिजली का यूज करते हैं हम लोग, तो बिजली का बिल भी आता है घर में। अगर आप ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं तो क्या उसकी दर भी बढ़ जाती है। पानी के ज़्यादा इस्तेमाल पर बढ़ी हुई दर से बिल वसूल करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है। यानी कि जो लोग पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें क्या होगा कि ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे तो बिल भी ज़्यादा आएगा। तो बढ़ी हुई दर से बिल वसूल करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है। तो पहले उत्तर में देखेंगे कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी अपने अभिभावक से पानी का बिल मांगे, अपने गार्जियन से पानी का बिल मांगे कि कितना बिल आया है और वह जल की न्यूनतम कीमत देखें। दूसरा, सरकार का उद्देश्य क्या है कि लोग पानी का उपयोग सोच समझ कर करें। अगर ज़्यादा बिल आएगा तो लोगों को डर रहेगा कि हमें इतना बिल चुकाना है, तो इसलिए पानी का प्रयोग वो सोच समझ कर करेंगे ताकि पानी को व्यर्थ में बर्बाद ना हो, पानी व्यर्थ में बर्बाद ना हो। प्रश्न 10 है, किसी वेतनभोगी कर्मचारी, अपना व्यवसाय, फैक्ट्री चलाने वाले व्यक्ति और एक दुकानदार से बात करके पता लगाए कि लोग किस तरह की कर सरकार को चुकाते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है, वेतनभोगी कर्मचारी अपना फैक्ट्री चलाने वाले व्यक्ति और दुकानदार से पता लगाएं। अपने नतीजों को कक्षा में शिक्षक को दिखाइए और चर्चा करें। तो विभिन्न प्रकार के कर आ जाता है, जैसे आय कर, जितना इनकम हुआ उसका टैक्स चुकाना सरकार को, संपत्ति कर, जल कर, विद्युत कर, बिजली कर भी, ये सारा टैक्स चुकाना होता है। बिक्री कर भी आपका आ जाएगा। प्रश्न 11 है, अगर सरकार जल आपूर्ति की जिम्मेदारी से हाथ खींच ले तो क्या होगा। यानी कि इन सुविधाओं को उपलब्ध ना कराए सरकार तो क्या होगा। क्या आपको लगता है कि यह सही कदम होगा। तो इसके उत्तर में देखेंगे कि यदि सरकार जल की आपूर्ति नहीं करे तो पहला नंबर देखेंगे कि यदि जल पूर्ति का कार्य निजी कंपनी के हाथ में दे दिया जाए तो क्या होगा कि पानी की कीमत में तेजी से बढ़ोतरी हो जाएगी। दूसरा देखेंगे, पानी लोगों की मूलभूत आवश्यकता है और यदि उन्हें इससे वंचित किया गया तो देश में क्या हो जाएगा, असंतोष फैल जाएगा, लड़ाई झगड़ा होने लगेंगे, पानी के लिए चोरी होने लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखने को हमें मिलेगा। पोर्तो एलेग्रे सार्वजनिक जलापूर्ति। पोर्ता एलेग्रे ब्राज़ील का एक शहर है। इस शहर में बहुत सारे लोग गरीब हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के दूसरे ज़्यादातर शहरों के मुकाबले यहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। यहाँ नगर जल विभाग ने सभी लोगों को क्या किया है, स्वच्छ पेयजल मुहैया कराया है। शिशु मृत्यु दर में गिरावट के पीछे ये सबसे बड़ा कारण है, जिसमें देखा गया कि वहाँ के नगर जल विभाग सभी लोगों के लिए क्या किया है, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया है, जिससे उनका वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा है
और शिशु मृत्यु दर में भी गिरावट देखने को मिलता है। यहाँ पानी की औसत कीमत कम रखी गई है और गरीबों से केवल आधी कीमत ली जाती है। जैसे कि 20 रुपये का बोतल है तो उनसे 10 रुपया लिया जाएगा। विभाग को जो भी फायदा होता है इसका इस्तेमाल जल आपूर्ति में सुधार के लिए किया जाता है। जल से संबंधित जो खराबियां हैं जलपूर्ति से संबंधित, जैसे कि पाइप टूटी हुई है, तीन को सुधार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जल विभाग का काम पारदर्शी ढंग से चलता है, यानी कि सभी लोग उसको देख सकते हैं किस तरह से वहाँ काम चलता है, पैसे का कैसे यूज किया जाता है, उस चीज़ों का आकलन सभी लोग कर सकते हैं और देख सकते हैं। चोरी छिपी कार्य वहाँ पे नहीं होता है। विभाग को कौन सी योजना हाथ में लेनी चाहिए इस बारे में लोग मिलकर तय करते हैं। जनसभाओं में जनता प्रबंधकों का पक्ष सुनती है और जल विभाग की प्राथमिकताएं तय करने में वोट के जरिए फैसला करती है। अगला प्रश्न है, ऊपर के भाग में आए मुख्य विचारों पर चर्चा करें। जल आपूर्ति में सुधार के लिए आपकी राय में क्या किया जा सकता है? जो जल की आपूर्ति होती है, जहाँ से पानी आता है, उसमें सुधार के लिए आपका क्या राय है? तो पहला है कि पाइप द्वारा पानी की जो रिसाव के कारण होने वाली क्षति को कम करना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं रास्ते में पाइप से पानी निकलता हुआ देखते हैं, तो उसका कारण क्या है कि वो पाइप टूटा हुआ है, फटा हुआ है, इसके कारण वहाँ से जल का रिसाव होता है। कहीं कहीं तो तेजी से फव्वारा निकलता है पाइप टूटने के कारण। तो इनको ऐसे में पाइप का मरम्मत करवाना अनिवार्य होता है। दूसरा देखेंगे कि लोगों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना चाहिए कि जल का संरक्षण से क्या क्या फायदे होते हैं। तीसरा, संचार माध्यम द्वारा जल संरक्षण के विभिन्न तरीकों का प्रचार किया जाना चाहिए। संचार साधन में हम देख लिए टीवी, रेडियो, तीन के माध्यम से जल संरक्षण के तरीकों का एड्स जो आता है उसका प्रचार किया जाना चाहिए। लोगों में वर्षा जल संग्रहण के प्रति चेतना पैदा करना चाहिए। बरसात के पानी को किस तरह इकट्ठा करना है इसके बारे में लोगों को बताना चाहिए। अगला प्रश्न है, क्या आपको ऐसा लगता है पानी और बिजली जैसे संसाधन को बचाना और सार्वजनिक परिवहन साधनों का ज़्यादा इस्तेमाल करना बेहतर है? यहाँ पर पानी और बिजली बचाने के लिए बोल रहा है और सार्वजनिक परिवहन साधन का प्रयोग करने के लिए बोल रहा है। क्या यह बेहतर है? तो इसके उत्तर में देखेंगे कि हाँ, ये बेहतर है। पहला नंबर, इससे आवश्यकता के समय हमें इनके अभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि इन चीज़ों का हम ज़्यादातर यूज कर लेंगे, प्रयोग कर लेंगे, तो बाकी के समय में हम देख सकते हैं कि इनकी कमी भी देखी जा सकती है। दूसरा, सार्वजनिक परिवहन जैसे कि साइकिल आदि चीज़ें यहाँ पर आ जाएगा। साधनों का ज़्यादा प्रयोग करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ईंधन की बचत होगी। साइकिल में हम देखते हैं कि ईंधन की कोई आवश्यकता, पेट्रोल डीजल किसी तरह की आवश्यकताएं नहीं होती है। तीसरा देखेंगे कि सार्वजनिक परिवहन के अधिक प्रयोग से प्रदूषण कम होगा। प्रश्न 14 है, क्या आपको लगता है कि समुचित स्वच्छता सुविधाओं के अभाव से लोगों का जीवन प्रभावित होता है? कैसे? स्वच्छ सुविधाओं के अभाव में लोगों का जीवन कैसे प्रभावित होता है? अगर वहाँ स्वच्छता लोगों को ना मिले तो कैसे उनका जीवन प्रभावित होता है? इसके उत्तर में हम देखेंगे कि इससे कई जल जनित बीमारियां फैलती है। अगर स्वच्छता नहीं रहेगा वहाँ पर, जैसे कोई गांव का एरिया है, अगर वहाँ उस एरिया को स्वच्छ नहीं रखा जाएगा तो क्या होगा कि बीमारी फैलेगी, लोग बीमार पड़ेंगे। दूसरा, वातावरण में प्रदूषण फैलेगा। तीसरा, गंदगी फैलने से बीमारियां फैलती है और जल से संबंध भी जो जल जनित बीमारियां होती हैं वो भी तेजी से फैलेगी। प्रश्न 15 है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इससे औरतें और लड़कियों पर ज़्यादा गहरा असर पड़ेगा? ये पेज 116 में है। तो इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि औरत और लड़कियों के अधिक प्रभावित होने का कारण यह है कि पुरुष घर से बाहर काम पर चले जाते हैं, जबकि लड़कियां और औरतें क्या होती हैं कि घर पर ही रहती हैं।
औरत और लड़कियों को ज़्यादा समय अस्वच्छ वातावरण में बिताना पड़ेगा। अगर जिस गांव में रहती हैं, अगर वहाँ का वातावरण अस्वच्छ है तो उनको ज़्यादा समय बिताना पड़ेगा, क्योंकि पुरुष तबके के वर्ग के लोग जो हैं वो बाहर काम करने चले जाते हैं, जबकि ज़्यादातर समय क्या करती हैं, घर में बिताती हैं लड़कियां और औरतें, जबकि पुरुषों को कम समय रहना पड़ता है, यहाँ पर बताया गया है। इसलिए औरतें और लड़कियां अधिक प्रभावित होंगी अगर अस्वच्छता उस एरिया में रहता है। यहाँ पर प्रश्न 1 है, आप किसकी राय से सहमत हैं? तो इसके उत्तर में हम देखेंगे कि अमू की राय से सहमत हूँ, क्योंकि हमारे संविधान ने बहुत सारी जन सुविधाओं को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है। प्रत्येक सुविधा लोगों तक पहुँचाना है, यह सरकार का उत्तरदायित्व है। दूसरा, सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए सरकार को कि इन अधिकारों की अवहेलना ना करे, ताकि प्रत्येक व्यक्ति एक सम्मानजनक जीवन जी सके। इसलिए सभी को यह साधन उपलब्ध कराना है ताकि प्रत्येक व्यक्ति खुशहाल जीवन जी सके। यहाँ पर प्रश्न है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया में निजी जल आपूर्ति के उदाहरण कम हैं? तो इसके उत्तर में देखेंगे कि इसका कारण है, पहला, जल आपूर्ति एक आवश्यक जन सुविधा है जो सभी लोगों को उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा, निजी कंपनियां सिर्फ लाभ के लिए काम करती हैं, इसलिए वे सभी लोगों के लिए जल आपूर्ति नहीं कर पाती है। तीसरा, यदि निजी कंपनियां सभी लोगों को जल आपूर्ति की सुविधा प्रदान करती तो कीमत बहुत ऊंची होगी। प्रश्न 2 है कि क्या आपको लगता है कि चेन्नई में सबको पानी की सुविधा उपलब्ध है और वे पानी का खर्च उठा सकते हैं क्या? तो इसके उत्तर में हम देखेंगे कि नहीं, चेन्नई में सबको पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। पहला, अन्ना नगर में बाकी इलाकों की अपेक्षा पानी की आपूर्ति वहाँ काफ़ी ठीक है, जिसमें हमने देखा कि एक व्यक्ति अपने कार को धो रहा था पाइप से। दूसरा, मैलापुर और माडीपाक्कम में पानी की आपूर्ति कम है, लेकिन यहाँ के निवासी बाजार से पानी खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ के नागरिक की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तभी वे पानी खरीद सकते हैं। गरीब वर्ग के लोग पानी खरीद नहीं पाएंगे। तीसरा, देख रहे हैं कि सैदापेट में भी पानी की आपूर्ति कम है, यहाँ के लोग गरीब हैं और वे बाजार से पानी नहीं खरीद सकते हैं। प्रश्न 3 है, किसानों द्वारा चेन्नई के जल व्यापारियों को यहाँ पर है जल व्यापारी। किसानों द्वारा चेन्नई के जल व्यापारियों को पानी बेचने से स्थानीय लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? क्या आपको लगता है कि स्थानीय लोग भूमिगत पानी के इस दोहन का विरोध कर सकते हैं? क्या सरकार इस बारे में कुछ कर सकती है? तो इस उत्तर में देखेंगे कि स्थानीय लोगों को पानी के लिए तथा सिंचाई के लिए कम जल प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या देखें कि जल व्यापारी जो है पानी को बेच रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि स्थानीय लोगों को पीने के लिए तथा सिंचाई के लिए कम जल यहाँ पर प्राप्त होगा। दूसरा, स्थानीय लोगों को भूमिगत पानी के इस दोहन का विरोध करना चाहिए, क्योंकि पानी अधिक खर्च हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर विरोध कर सकते हैं स्थानीय लोग। तीसरा, हाँ, सरकार जल व्यापारी और जल बिक्री कर रहे किसानों दोनों के खिलाफ कदम उठा सकती है, क्योंकि ये जल व्यापारी जो है पानी को बेच रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि भूमिगत पानी जो भूमि के अंदर की पानी है उनमें गिरावट स्तर देखा जा रहा है। तो ऐसे में सरकार और किसान दोनों इसके खिलाफ कदम उठा सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि सरकार जल व्यापारी जो पानी बेच रहे हैं और दूसरा जल बिक्री कर रहे हैं किसान, दोनों के खिलाफ कदम, किसान के खिलाफ भी कदम उठा सकती है। अगला प्रश्न है, ऐसा क्यों है कि ज़्यादातर निजी अस्पताल, निजी स्कूल कस्बों या ग्रामीण इलाकों की बजाय बड़े शहरों में ही है? तो इसका कारण है कि शहर में क्या है कि धनी लोग ऊंची फी तथा अन्य खर्च वहन करने में काफ़ी सक्षम होते हैं। दूसरा, कस्बों या ग्रामीण इलाकों में शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक खर्च नहीं किया जाता।
तीसरा, कस्बों या ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा और सुरक्षा की कमी है। चौथा, कस्बों या ग्रामीण क्षेत्र में धनी लोग कम लाभ के डर से अस्पताल व निजी स्कूल नहीं खोलते हैं। अगला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि हमारे देश में जन सुविधा का वितरण पर्याप्त और निष्पक्ष है? अपनी बात के समर्थन में एक उदाहरण दें। तो हम देखेंगे कि हमारे देश में जो जन सुविधाओं का वितरण है ना तो पर्याप्त है और ना ही निष्पक्ष है, यानी कि सही नहीं है। उदाहरण, चेन्नई की झुग्गी बस्ती में ना तो शौचालय है और ना ही पानी की व्यवस्था है। 30 झुग्गियों के लिए एक नल लगा है। 30 परिवार के लिए एक नल लगा है, जिसमें रोज 20 मिनट क्या होता है कि पानी आता है। जबकि चेन्नई के अन्ना नगर में सरकारी अफसर रहते हैं, इसलिए वहां क्या है कि 24 घंटे पानी की आपूर्ति होती है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जो देश में जन सुविधा है उसका वितरण पर्याप्त रूप से निष्पक्ष नहीं है। यहाँ पर अंतर देखा जा रहा है। जो 30 झुग्गियों के लिए हमने देखा कि एक नल लगा है, और यहाँ पर देखें कि जो जहाँ पर सरकारी अफसर रहते हैं चेन्नई के अन्ना नगर में, वहाँ पर 24 घंटे पानी की आपूर्ति होती है। ये प्रश्न है, अपने इलाके की पानी, बिजली आदि कुछ जन सुविधाओं को देखिए, क्या उनमें सुधार की जरूरत है? आपकी राय में क्या किया जाना चाहिए इस तालिका को भरने के लिए बोला जा रहा है। तो आप लोग अपने से भी कर सकते हैं। आप अपने इलाके के पानी, बिजली आदि सुविधाएं जो है, सड़क, उसको देखेंगे कि किस प्रकार यहाँ उपलब्ध है और इनमें क्या कमी है और इसको कैसे सुधार लाया जा सकता है। प्रश्न 7 है, क्या आपके इलाके के सभी लोग उपर्युक्त जन सुविधाओं का समान रूप से इस्तेमाल करते हैं? तो यहाँ पर छात्र, आप अपने इलाकों में देखिएगा कि जन सुविधाएं जो है वो समान रूप से सबको को मिल पा रहा है या नहीं। प्रश्न 8 है, जनगणना के साथ साथ कुछ जन सुविधाओं के बारे में भी आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। जब जनगणना 10 साल पे किया जाता है तो अन्य आंकड़े भी इकट्ठा किया जाता है कि उनकी क्या व्यवसाय की स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसे है, कितने लोग रोजगार करते हैं, गरीब तबके के वर्ग हैं या अमीर तबके के वर्ग हैं। अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें कि जनगणना का काम कब और किस तरह किया जाता है। तो इसके उत्तर में हम देखेंगे। तो जनगणना का काम क्या होता है कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद किया जाता है। वर्तमान जनगणना 2011 में की गई है। जनगणना हेतु सरकारी अधिकारी शिक्षक को प्रत्येक घर से आंकड़े इकट्ठा करने के लिए नियुक्त किया जाता है। सरकारी अधिकारी और शिक्षकों को यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। तीसरा देखेंगे कि जनगणना करने के लिए एक प्रश्नावली तैयार की जाती है, जिसके आधार पर घर घर जाकर प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने भी देखा होगा, आपके यहाँ भी जनगणना के लिए लोग आते होंगे। जनगणना से देश की कुल जनसंख्या का पता चलता है, स्त्री पुरुष की संख्या का पता चलता है, लिंग अनुपात का पता चलता है, देश में जन सुविधाओं की स्थिति कैसी है, सभी को सुविधाएं प्राप्त हो रही है कि नहीं, इनका भी पता चलता है, व्यवसाय की स्थिति, सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, हमारे देश में निजी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान बड़े पैमाने पर खुलते जा रहे हैं। हम तेजी से देख रहे हैं कि ये सब तेजी से खुलते जा रहा है, स्कूल, कॉलेज। दूसरी तरफ सरकारी शिक्षा संस्थानों का क्या हो रहा है कि महत्व कम होता जा रहा है। इसका अनेक कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर टीचर जो होते हैं अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं या टीचर की कमी रहती है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपकी राय में इसका क्या असर हो सकता है। तो इसके उत्तर में हम देखेंगे कि सरकारी संस्थानों को धीरे धीरे यहाँ पर महत्व कम हो रहा है सरकारी संस्थान का, और निजी संस्थानों की मनमानी बढ़ रही है, क्योंकि निजी संस्थान जो है उच्च और महंगी कीमतें वसूल करते हैं।
दूसरा देखेंगे कि गरीब लोग उस उच्च शिक्षा से वंचित रह जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि निजी संस्थान जो है वो महंगी होती है, तो ऐसे में क्या होगा कि गरीब लोग वो उन पैसों को चुकता नहीं कर पाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी देखते हैं कि निजी संस्थान महंगी होती है, तो ऐसे में गरीब वर्ग के लोग फी को जमा नहीं कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट देखेंगे कि इससे शिक्षा व्यवस्था और अधिक महंगी हो जाएगी। निजी संस्थान क्या होते हैं कि अपने जो फी का रकम है वो दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाते हैं। तो ये सभी था महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। तो यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।